नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 79वीं कड़ी में 79वीं कड़ी में हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि पिछले कड़ियों में आप देख रहे हैं कि हर कड़ी में किसी न किसी राज्यों की तुलनात्मक बातें हम बताते हैं जो उनकी ग्राम पंचायत के है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और उन राज्यों में क्या स्थिति है। और इसके पीछे मंशा यही होती है कि आप ये जान सकें कि ग्राम पंचायतें जो देश में हैं उनके जो तुलनात्मक दृष्टि से उनके पास क्या अधिकार है, उत्तर प्रदेश में क्या अधिकार है, और पूरे देश के एक स्वरूप ग्राम पंचायतों के बारे में आपको अच्छे रूप से उसकी जानकारी हो सके। तो आज हम तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे कि तमिलनाडु के ग्राम पंचायत के और उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। एक बात बताऊँ कि मैं जब तमिलनाडु ग्राम पंचायत को बारे में जानने की कोशिश किया तो मुझे बिल्कुल तो थोड़ी हैरत हुई। और तमिलनाडु में तो बिल्कुल जैसे लोगों ने कि ग्राम पंचायत की जो अवधारणा है उसको तमिलनाडु राज्य में लगता है कि समझा ही नहीं गया। और उसको मैं आपको बताऊंगा और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से तमिलनाडु में ग्राम पंचायतों का संगठन खड़ा किया गया है और उसमें क्या उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, कैसे वो कार्य करते हैं। तो पहली बात ये जान लीजिए कि ग्राम पंचायतें जैसे यहाँ ग्राम सभा है, वहाँ भी ग्राम सभा है, वहाँ जैसे यहाँ ग्राम पंचायत है वैसे वहाँ भी ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में आप जान चुके हैं, ये बहुत बार मैं बता चुका हूँ, तो इसमें तो कोई भेद नहीं है। अब वहाँ जो है प्रधान, हमारे यहाँ ग्राम प्रधान है ग्राम पंचायत का, और वहाँ प्रधान नहीं होता है, वहाँ अध्यक्ष होता है। और यहाँ प्रधान होते नहीं, वहाँ उपाध्यक्ष होते हैं। तो ग्राम पंचायत का उत्तर प्रदेश में प्रधान यहाँ होते हैं, वो प्रधान नहीं होते। तमिलनाडु में ग्राम पंचायत में अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष का चयन जो है पूरा गांव सभा करती है, मतलब पूरे गांव के लोग करते हैं। लेकिन जो उपाध्यक्ष है उसका चयन वो मेंबर जो चुन के वार्डों से मेंबर चुन के आते हैं वो करते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कम से कम 2000 पर एक ग्राम पंचायत बनती है, वहाँ 500 कम से कम 500 पे एक ग्राम पंचायत का वो गठन करते हैं। और उसी हिसाब से आबादी के हिसाब से जैसे वार्ड है उसके हिसाब से वो अपने वार्डों के हिसाब से सदस्य चुनते हैं और उन्हीं सदस्यों के से लेके वो ग्राम पंचायत बनती है। तो वहाँ भी बिल्कुल वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत से चुन के जो जाते हैं और अध्यक्ष जो चुन के जाते हैं, उपाध्यक्ष चुन के जाते हैं, इससे मिलके एक ग्राम पंचायत बनती है। तो वहाँ 500 पे ग्राम पंचायत बन जाती है। ये स्थिति स्पष्ट हो गई। वहाँ ग्राम जितने वो सबसे बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए वहाँ कोई नो कॉन्फिडेंस की व्यवस्था नहीं है। एक बड़ी अपने आप में एक लोकतंत्र में ये देखने को मिलेगा कि वहाँ उनको नो कॉन्फिडेंस से हटाने की व्यवस्था नहीं है। मतलब अगर एक बार जो अध्यक्ष बन गया, उपाध्यक्ष बन गया, उसे 5 साल तक रहना है। अब ये जो हमको लगता है कि ये जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था जो उन्होंने बनाई है, ये पहले इनके यहाँ तमिलनाडु में पंचायत अधिनियम 1958 था। तमिलनाडु पंचायत अधिनियम 1958 था, 58। उसके बाद इन्होंने संविधान लागू होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु पंचायत राज अधिनियम 1994 बनाया। तो ये 94 के अधिनियम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये व्यवस्था दी गई है। उस अधिनियम को ख़त्म कर दिया और उन्होंने 94 एक नया अधिनियम ग्राम पंचायतों के बारे में एक नया अधिनियम दिया जो कि इसमें लागू है। तो अब आप शुरुआती आपने देख लिया कि ग्राम पंचायत कितने हैं, कैसे कितने बनते हैं और उनके यहाँ किस तरह कौन पद है। इस ग्राम पंचायत अधिनियम जो उनका जो पंचायत अधिनियम 1994 है, इसी में तीनों चीज़ों को उन्होंने शामिल कर रखा है। 94 का इसमें ग्राम पंचायतों के बारे में है, लेकिन जो ब्लॉक स्तर पर ये जो इनका जो संगठन है ब्लॉक स्तर पर, उसका नाम इन्होंने दिया है पंचायत यूनियन। अब ये एक नया नाम, हमारे तो सब ब्लॉक स्तर के जो है वो उनका नाम वही है क्षेत्र पंचायत, लेकिन इन्होंने ब्लॉक स्तर के पंचायतों को अपने यहाँ जो नाम दिया है
वो है पंचायत यूनियन काउंसिल। पंचायत यूनियन काउंसिल का नाम दिया, जो पंचायतों का ब्लॉक स्तर पर बना है, लेकिन जिला स्तर पर उनका भी वही जिला पंचायत है। तो ब्लॉक यूनियन काउंसिल की व्यवस्था और जिला पंचायत की व्यवस्था से हमसे मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ ग्राम पंचायत के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। तो ग्राम पंचायतों के जो अधिकार हैं वो तो आप जैसे सामान्यतः जो अधिकार अन्य राज्यों में हैं मिलते जुलते, करीब करीब थोड़ा कम कहीं ज़्यादा, उस पर हम ज़्यादा विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे। लेकिन वो देखा जाए तो कुछ कहीं के राज्यों में बहुत ज़्यादा अधिकार है, कुछ कम है, लेकिन सबके ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए। लेकिन यहाँ जो चौंकाने वाली बात ये है तमिलनाडु में, वो ये है कि इन्होंने एक सचिव, जो ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार करती है, और वो जो सचिव जो है वही एक तरह से ग्राम पंचायत का सर्वे सर्वा है। अब ये प्रधान वहाँ का सर्वे सर्वा नहीं है, जो अध्यक्ष है वहाँ का सर्वे सर्वा नहीं है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर जो है, प्रशासनिक पावर जितने हैं वो एक सारा का सारा पावर ग्राम सचिव को निहित है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जिले का जैसे कलेक्टर होता है उसी तरह से ग्राम पंचायत का कलेक्टर है वो सचिव। तो ये बहुत बड़ा ये तमिलनाडु में एक नए ढंग का अवधारणा है कि जो जो राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है वो ग्राम पंचायत का एक तरह से प्रशासनिक अधिकारी है, और प्रशासनिक अधिकारी का के होने के नाते उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। उसको ये दिखा रहा है कि ग्राम पंचायतें जो भी प्रस्ताव पारित करेगी उस प्रस्तावों को लागू करने का दायित्व उसके ऊपर है। वो ये देखेगा कि लागू करे या न करे, वो उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी। उसमें ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि अगर ग्राम पंचायत को इस प्रस्ताव भेजती है, लागू बनाती है, और अगर वो ग्राम का जो सचिव है उसको पसंद नहीं है तो वो उस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेज देगा और राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। तो लेकिन प्रस्ताव बनाएगा ग्राम सचिव ही, और उसको ग्राम पंचायत को भेजेगा कि इसको आप लोग पास करिए। अगर उन्होंने जो पास किया वो उसके अनुकूल नहीं है तो वो राज्य सरकार को भेज देगा और राज्य सरकार के अंतिम होगा। और वहाँ भी है कि जो हर मामले में जो अधिकार तो ग्राम पंचायत के नाम पे है, लेकिन उस अधिकारों का जो उपयोग करने का अधिकार जो है ये ग्राम पंचायतों को सिर्फ प्रस्ताव पारित करने का अधिकार है। प्रस्ताव पारित करके सचिव को भेजना, लागू कराने का सारा अधिकार सचिव को दिया गया, मतलब एक तरह से वही प्रशासनिक अधिकारी। तो एक तरह से गांव का एक शासक आप समझ लीजिए कि तमिलनाडु सरकार में नियुक्त कर दिया गया है, और जो राज्य सरकार और पंचायती जो व्यवस्था है उसके तहत में वो अधिकारी के रूप में गांव चलाता है। तो ये व्यवस्था, और इतना ही नहीं है कि वो ग्राम पंचायत में जो सचिव है वो अपना जो साल भर का रिपोर्ट है, लेखा जोखा है, वो जो पंचायत यूनियन काउंसिल है उसका जो है जो कार्यकारी अधिकारी है उसको कमिश्नर बोलते हैं, तो वो कमिश्नर को भेजेगा, मतलब ब्लॉक स्तर के कमिश्नर को। तो वो एक तरह से अपना सारा रिपोर्ट उससे जवाबदेह होता है, ब्लॉक स्तर का जो अधिकारी होता है उसको जवाबदेही देता है, और वो उसके जो चाहे उसे वो पूछताछ कर सकता है, उसे देख रेख कर सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो और जो गांव के जो कर्मचारी हैं उन पर भी अनुशासन करने का जो अधिकार दिया है वो भी पंचायत सचिव के ऊपर है। तो पंचायत सचिव तो एक तरह से एक गांव का कलेक्टर, जैसे मैंने कहा कि गांव के कलेक्टर की तरह काम करते हैं, और ये जो ग्राम चुनी हुई पंचायतें हैं वो एक तरह से उनको अपना प्रस्ताव बना के अपनी समस्याओं के देते वो अपना उनके सामने रखती रहती हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना कि यहाँ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अभी प्रावधान नहीं है। अब इसलिए नहीं है कि जब अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ पारित करेंगे, वो चुने हुए लोग हैं, उन लोगों के पास तो कोई अधिकार है नहीं, और जब उनके पास कोई अधिकार नहीं है, और अधिकार किसके पास है, सचिव के पास है, और सचिव जो है वो अस्थायी रूप से वहाँ है, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव का पारित करने का कोई मतलब नहीं। और ये भी व्यवस्था है कि सचिवों को जो राज्य सरकार है उनको समय समय पर जब चाहे उनका स्थानांतरित करती रहती है, तो एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में स्थानांतरित करती है। तो बिल्कुल एक ग्राम पंचायत की जो एक मंशा है
वो बिल्कुल तमिलनाडु में लागू नहीं होता है। बिल्कुल वो एक सरकार के विभाग के रूप में, जैसा कि बार बार हम कहते हैं कि एक तरह से विभाग के रूप में जो बना रखा है, तो तमिलनाडु में तो बिल्कुल, यहाँ तो थोड़ा बहुत कह भी सकते हैं कुछ अधिकार दे रखे हैं और राज्यों ने, लेकिन वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से एक विभाग के रूप में वो काम कर रहा है। और उनका काल उपयोग यही है कि पंचायत का कि वो कुछ प्रस्ताव पारित करें और कुछ प्रस्ताव पारित करके दें, उनसे सिफारिश करें, वो माने न माने, नहीं मानेगा तो उसको उसके ऊपर निर्भर करता है और वो अधिकारी को लिख देगा कि जो चीज़ मानना होगा नहीं मानेगी। तो एक तरह से उनकी एडवाइजरी, मतलब एक सलाह देने की हैसियत ही रह गई है ग्राम पंचायत की और ग्राम प्रधानों की और उनके सदस्यों की। तो ये मेरे अनुसार तो ये बिल्कुल ही संविधान के जो 73वां संशोधन है उसके विपरीत है। 73वां संशोधन की मंशा नहीं है। और हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग तो जो अभियान चला रहे हैं उसमें गांव सरकार को जितने 29 विभाग हैं उनका सारा का सारा अधिकार उनको मिलना चाहिए। गांव सरकार जैसे केंद्र सरकार चलती है, राज्य सरकार चलती है, उस तरह से गांव सरकार चलना चाहिए। तो खैर उसके अनुरूप तो दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो अन्य राज्यों में जैसी व्यवस्था चल रही है वैसी भी व्यवस्था तमिलनाडु में नहीं चल रही है। तो ये कि तमिलनाडु के लोगों ने इसको क्यों नहीं चुनौती दिया, क्यों नहीं इस व्यवस्था को उन्होंने इस बात को उठाई कि ऐसा व्यवस्था क्या चल रही है। मुझे लगता है कि मैं जो देखने को तो नहीं मिला 1958 के अधिनियम में, मुझे लगता है कि तमिलनाडु में 58 में जो अधिनियम था उसी में ये व्यवस्था पहले से चली आ रही होगी और उस व्यवस्था को उन्होंने जैसे भी चला रहा हो तो उन्होंने सोचा होगा कि जो संविधान लागू है उसी तरह उस व्यवस्था को ही एक तरह से एक औपचारिक संशोधन कुछ प्रावधानों में करके उसी व्यवस्था को लागू करें। तो ये क्या तमिलनाडु में इस तरह से ये अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है। अब लेकिन अब अगर अधिकारियों से ही अगर संतुष्ट हो सकते हैं लोग, व्यवस्था अगर ठीक चल सकती है, तो मैं नहीं समझता कि फिर ये 73वें संशोधन की जरूरत क्या थी। आप हर गांव में एक एक अधिकारी राज्य सरकारें नियुक्त करती, फिर ग्राम पंचायत अधिनियम भी बनाने की क्या जरूरत थी। आप एक ग्राम प्रशासक नियुक्त कर देते, जैसे कि जिला अधिकारी नियुक्त होता है, ब्लॉक स्तर पर आप वीडियो को नियुक्त करते हैं, उसी तरह से एक अधिकारी गांव स्तर पर नियुक्त कर देते, वो व्यवस्था चलाता रहता है। जो आप नियम बनाते, जो व्यवस्था को पैसा देते, उस हिसाब से चलता रहता है। तो ये उन्होंने बनाया है और वहाँ के लोगों ने इसको स्वीकार किया है। तो और ऐसी व्यवस्था स्वीकार किया है जो संविधान के विरुद्ध है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसी व्यवस्था वहाँ कैसे चले। अब ये मुख्य बातें उनके हैं, लेकिन अब कुछ मामलों में उनको इस व्यवस्था को आप कह सकते हैं कि अभी जो ग्राम पंचायतें हैं वो उनको अधिकार उन्होंने दिया नहीं है। इनडायरेक्टली वो राज्य ने किसी ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया नहीं है। तो लेकिन वहाँ के ग्राम जो सचिव है उसको अधिकार ज़्यादा दिया गया है। तो कम से कम वहाँ तो ग्राम सचिव सभी विभागों के व्यवस्था को चला रहा है। तो अन्य राज्यों के मुकाबले में तो तमिलनाडु को मानेंगे कि ये बेहतर व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ तो सचिव को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। तो हर तरह से वो उन अधिकारों का प्रयोग करता है। लेकिन यहाँ तो ग्राम पंचायत को अधिकार ही नहीं दिया गया। तो ग्राम सचिव की तो बात ही छोड़िए, तो पर जब ग्राम पंचायत को ही अधिकार नहीं दिया गया है तो उससे बेहतर है कि वहाँ के बहुत सारे अधिकार ग्राम पंचायत को दे के और उसका प्रशासक एक तरह से ग्राम सचिव को बना दिया गया। तो कम से कम अधिकारों के तो वहाँ काफ़ी व्यापकता है और ग्राम सचिव के ही माध्यम से उन अधिकारों का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वहाँ तो अधिकारों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है कि नहीं। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में ये व्यवस्था और राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा प्रभावी ढंग से चल रही है। और मुझसे लोगों ने कहा भी, कुछ लोगों ने कहा कि ग्राम पंचायतें, तमिलनाडु की ग्राम पंचायतें ज़्यादा प्रभावी ढंग से काम कर रही है। तो ये मेरे लिए कौतूहल का विषय था कि ग्राम पंचायत तमिलनाडु में कैसे बेहतर काम कर रही है। तो जब उसका मैंने ये अध्ययन किया तो ये पता लगा कि तमिलनाडु में ग्राम पंचायतें बेहतर नहीं चल रही हैं, लेकिन ये है कि तमिलनाडु में क्योंकि ग्राम पंचायत को ज़्यादा अधिकार है, सारे अधिकार जैसे उनके दे रखे हैं और उन सारे अधिकारों को ग्राम सचिव इस्तेमाल करता है। तो अब ज़्यादा ग्राम सचिव इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत सारी चीज़ें तमिलनाडु में ग्राम स्तर पर अपने ग्राम सचिव के माध्यम से
और लोग होने लगती है, तो ये लग रहा है कि लोगों को तमिलनाडु में एक बेहतर व्यवस्था काम करे। लेकिन ये बेहतर व्यवस्था इसलिए नहीं है कि इसमें गांव लोगों की तो कोई भागीदारी है नहीं। गांव के लोग तो एक तो औपचारिकताएं निभाते होंगे, मैं समझता हूँ। गांव का जैसे विकास होना चाहिए वैसा तो होता नहीं है। तमिलनाडु सरकार जैसे जो समझती होगी कि हमें गांव का विकास कैसे करना है, उसी ढंग से गांव का विकास वहाँ हो पा रहा होगा, मेरा अनुभव है। अब ये इससे मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु के स्थिति को जो लोग भी अगर हैं, कोई लोग तमिलनाडु के, मैं तो इस व्यवस्था को तमिलनाडु में जाके नहीं समझा। मैं तमिलनाडु गया हूँ कई बार, लेकिन मैंने वहाँ की ग्राम पंचायतों को जाके तो नहीं समझा। लेकिन अब मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है कि ग्राम पंचायतों को तमिलनाडु में जाके भी समझने की जरूरत है कि वो अधिकारियों के माध्यम से क्या ग्राम पंचायतें बेहतर ढंग से काम कर रही हैं, कर सकती है, या ग्राम पंचायत को अधिकार दिया जाए वो बेहतर ढंग से काम करते हैं। मेरा मानना है कि देखिए, अगर अधिकारी के माध्यम से करेंगे तो क्या होता है कि जो अधिकारियों का जो सिस्टम है उसमें वही जो राज्य सरकार जैसे कि अधिकारियों का सिस्टम है, नेताओं का सिस्टम है, तो जो ऊपर से नीचे वही एक भ्रष्ट व्यवस्था जो मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक जो भ्रष्ट व्यवस्था चलती है उसी का एक्सटेंशन होता है गांव में भी। तो वो तो एक उसी व्यवस्था में चल रही होगी। अगर मुख्यमंत्री, मंत्री ये जितने भ्रष्ट व्यवस्था में, और विधायक, एमएलए जिस भ्रष्ट व्यवस्था को चला रहे होंगे वही भ्रष्ट व्यवस्था गाँव में चल रही है। लेकिन इसलिए अब बेहतर हो सकती है कि चूँकि वो एक व्यवस्था ऊपर से नीचे अपने ढंग से चल रही है। यहाँ क्या है कि यहाँ अधकचरी व्यवस्था है। आप एक जगह तो ऊपर से नीचे तक पूरी व्यवस्था को गांव स्तर तक तो आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की है कि वहाँ जो है ग्राम पंचायत में प्रधान प्रमुख होगा और उसके जो ग्राम पंचायतों के सदस्य होंगे ये लोग व्यवस्था चलाएंगे। लेकिन वो उनको आपने अधिकार नहीं दिया, उनको पूरा अधिकार दे नहीं रहे हैं जिससे कि वो अपने ढंग से वो चलाएं। तो यहाँ तो ये एक कारण है, इसीलिए यहाँ प्रभावहीन हो रहे हैं, और वहाँ अधिकारियों के माध्यम चला रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर प्रभावशाली हो रहे हैं। तो ये एक विरोधाभास ये है, और मैं समझता हूँ कि इसको समझने की ज़रूरत है। और अब फिर भी कहूँगा कि संविधान की मंशा को देखिए, संविधान की ये मंशा नहीं थी कि ग्राम पंचायतों पर एक अधिकारी नियुक्त कर दीजिए और वो अधिकारी जो है ग्राम को अपने ढंग से सरकार के निर्देशों के अनुसार चलाएगा और गांव के लोग केवल राय मशवरा देते रहेंगे, करते रहेंगे, उस हिसाब से चलाएंगे। और ये कहना कि नहीं दोनों का बहुत अच्छा समन्वय हो सकता है, मैं नहीं समझता कि समन्वय हो सकता है। देखिए, सत्ता ऐसी चीज़ है कि वो एक ही जगह केंद्रित होगा। अगर आप अधिकारी को आप दे देंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव अधिकारी बना देंगे, तो उसको प्रशासक बना देंगे, तो सत्ता उसी के इर्द गिर्द, अधिकार जो है उसी के इर्द गिर्द सीमित हो जाते हैं और उसी के पावर से सब चीज़ें होती हैं। तो सब वो जैसा चाहता है वैसे करता है, बाकी लोग उसके सामने एक तरह से नतमस्तक रहते हैं। उसी तरह अगर ग्राम पंचायत को आप अधिकार दें प्रधान को, तो ग्राम प्रधान को अधिकार मिल जाता है, तो उसको इर्द गिर्द लोग रहेंगे और उसके ही नतमस्तक रहेंगे। हम लोग जिस गाँव सरकार की कल्पना बार बार समझा रहे हैं और जिनको बता रहे हैं, और जो संविधान की मंशा है, ये भी मैं बात कि जो भी गांव के व्यवस्थाएं हों वो गांव के लोग, पहले तो आप समझ लीजिए कि मैं बार बार कहता हूं कि ग्राम की जो व्यवस्था है, संविधान ये कहता है कि गांव का हर आदमी एक तरह से विधायक है। उसको, क्योंकि ग्राम सभा है तो ग्राम सभा का हर व्यक्ति क्या हुआ कि विधायक है, क्योंकि उसको ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है कि ग्राम के मामले में वो 29 विभाग जो है उनके संबंध में वो अपने निर्णय ले, नियम बनाए, उसका बजट पास करे। तो वो एक तरह से हर विधायक हो गया, ग्राम तो हर व्यक्ति विधायक हो गया। और जो ग्राम पंचायत वार्डों से ग्राम सदस्य चुन के जाते हैं, पंचायत सदस्य, वो एक तरह से उस गाँव सभा के एक तरह से वो मंत्री हो गए। जिस तरह से मंत्रियों का राज्यों में होता है वो मंत्री हो गए, और जो प्रधान है वो एक तरह से मुख्यमंत्री है। तो अगर इस अवधारणा को आप लें तो यही संवैधानिक का अवधारणा है कि जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, वैसे गांव की अपनी सरकार हो और वहीं अपने गांव सभा अपने नियम, अपनी ज़रूरतें, अपने व्यवस्था खुद बनाए, खुद चलाए और अपने बनाए ग्राम सदस्यों के माध्यम से, पंचायत सदस्यों के माध्यम से और मुख्यमंत्री प्रधान के माध्यम से उस व्यवस्था को चलाए।
तो इससे क्या होगा कि इस व्यवस्था के चलाने से हर ग्रामीण का सर्वांगीण विकास होगा। जब लोग व्यवस्था चलाते हैं, जब अपने ढंग से चलाते हैं, तो वो उनके अंदर एक मौलिकता आती है, सृजनशीलता आती है, नए नए विचार आते हैं, नए नए ढंग से गांव के बारे में उनके अंदर अब विचार उठेंगे, तो उस हिसाब से गांव के लोगों को उस तरह से मोटिवेट करेंगे। तब बहुत अपने लोग चलाएंगे तो गांव में ही लोग, तरह तरह के लोग गांव में तो ऐसे होंगे जिनके अंदर हुनर आएगा। व्यवस्था चलाने में हुनर पैदा होता है, हुनर पैदा होगा तो गांव के सर्वांगीण विकास करेंगे। और इतने नहीं है कि आप गांव का ही खाली हमें विकास ही नहीं करना है, गांव के जो सामाजिक ताना बुना है उसको भी हमको ठीक करना है। गांव के सामाजिक ताने बुने के असर से गांव को प्रगतिशील बनाना है। जो हमारी संस्कृति है, पुरानी संस्कृति है, उसके साथ साथ तारतम्य बैठा के आधुनिक जो चीज़ें गांव में हो रही हैं उन चीज़ों को भी आधुनिकता के साथ जोड़ कर उन्हें हमें आगे बढ़ाना है। तो ये जब चीज़ें जब तभी होती हैं जब उनको आप अधिकार देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप दीजिए कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में अब एक राज्य था और एक राज्य बाद में कट के उत्तराखंड में। तो अब उत्तर प्रदेश राज्य में जब उत्तराखंड था तो उत्तराखंड की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल वैसी, वो उनके बहुत सारी चीज़ें होती थी जो उनको लगता था कि अगर हम गांव उत्तर प्रदेश के साथ जुड़े रहेंगे तो उनके हिसाब से हम उस चीज़ों को अपना नहीं कर पा रहे। तो अब जब उत्तराखंड में जब अलग राज्य बना तो उनके अंदर जो उत्तराखंड के जो लोगों की इच्छाएं थी, उनका रहन सहन था, उनके जीवन के जो तरीके थे, उनके जो अपने प्रायोरिटीज थी, उनका जो सोच चिंतन था, उस हिसाब से बहुत सारे मामले में उन्होंने नए नए कानून बनाए, नए नए व्यवस्थाएं बनाई और इस हिसाब से वो अपना आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो उनको एक अपने जो तौर तरीके थे, अपने रहन, उनके जो कुछ ऐसे उनके तौर तरीके थे, उनकी कुछ परंपराएं थी जो उत्तर प्रदेश राज्य रहने के साथ वो विकसित नहीं पा रहे, उसको उन्होंने विकसित करना शुरू किया और अब काफ़ी सफलता प्राप्त है। तो इसी तरह जब सरकार के अधिकारी को आप नियुक्त कर देंगे तो सरकार तो एक ही सिस्टम से उसको चलाएगी। अब उत्तर प्रदेश सरकार में अगर यहाँ से शासनादेश आप जारी करेंगे एक जगह से बैठ के, तो वो तो वैसे ही चलेगा, वही शासनादेश हर गाँव में चलेगा, चाहे गाँव की जरूरत हो कि न हो। अब मान लीजिए आपने शासनादेश जारी किया, हर गाँव में पोखरा खोदा जाए। अब हर गाँव में पोखरे की जरूरत है कि नहीं है ये तो गांव वाले जानेंगे ना, लेकिन आपने एक शासनादेश जारी कर दिया, फंड दे दिया, हर गांव में पोखरा जलाया जाए। अब जिस गांव में जो लोग पोखरा नहीं है वहाँ भी पैसा गया, उन्होंने एक औपचारिकता करके पैसे को बंदर बाट कर लिया, एक बिना मतलब का कोई ज़मीन खोद खाद के उसका बजट लाखों का बजट खा लिया और कह दिया सर जब गाँव वालों को इसलिए विरोध नहीं है। गाँव वालों कहते हैं भाई पोखरा की जरूरत नहीं है और पोखरा तुम लोगों ने कर दिया तो हमें क्या है, तो बनाओ न बनाओ, पैसा का बंदर बाट करो, कुछ करो। लेकिन अगर वो ग्राम पंचायत के पास क्या रहता तो कभी वो पोखरे को बनाने में कभी निर्णय लेते ही नहीं, और जो पोखरे को बनाने में 20-25-30 लाख रुपया वो उनको मिलता, इस तरह की योजनाएं से अगर उनके पास कहीं पर 20-25 लाख में एक पोखरा बनता है, अगर 20-25 लाख रुपया उनके पास होगा तो वो गाँव के दूसरी जरूरतों को पूरा करेंगे। जहाँ गाँव के अगर नाला गहरा नहीं है तो नाले को गहरा कराएंगे, या पहले से उनके पास पोखरे हैं तो उस पोखरे को गहरा कराएंगे, उस पैसे को खर्च करेंगे और उस गहरा करा या उसका सुंदरीकरण करेंगे। तो गांव वाले अपने ढंग से करेंगे ना। ये बार बार मैं इसीलिए गांव सरकार की बात करता हूँ कि जब हर गांव की अपनी ज़रूरतें हैं, हर गांव के अपनी ज़रूरतें के साथ साथ हर गांव की अपने संस्कृति है, जिसको कहता हूँ एक देश की संस्कृति, भले एक भारत की अपनी एक संस्कृति है, लेकिन हर गांव की भी अपनी संस्कृति है और वो जो गाँव के रहने वाले ही जानते हैं। आप यहाँ से बैठ के उस गांव की संस्कृति की नहीं जानते, हर गांव के अलग अलग मान्यताएं हैं। अब हर गांव में हर जात के लोग नहीं हैं, ये उदाहरण आप समझ लीजिए कि आपने मत समझिए कि हर गांव में हर जात के लोग हैं। किसी गांव में 2-3 जात के लोग हैं, किसी गांव में 10-15 जात के लोग हैं, किसी गांव में 20 जात के लोग हैं। तो फिर उनकी जो सोच और ज़रूरतें भी हैं वो भी बदल जाती हैं। अब मान लीजिए किसी गाँव में ऐसे इस जात के लोग हैं जिसमें कि केवल कुटीर उद्योग के काम होते हैं। बहुत सी जातियाँ आती हैं जो कि कुटीर उद्योग में लगी रहती हैं। तो अब उस कुटीर उद्योग के गांव में आपको सबसे अधिक से अधिक जरूरतें कुटीर उद्योग के लिए संसाधन जुटाने की जरूरत है। वहाँ आपको ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत है जो कुटीर उद्योग को सिखा के बारे में पढ़ाई लिखाई करा सकें। तो लेकिन उसके बारे में आपको यहाँ से बैठ के तो आप समझते हैं सभी गाँव में स्कूल खुल गया। अब केवल स्कूल खुल जाने से आपने एक शिक्षा तो बनाई,
लेकिन कुटीर उद्योग जिस गांव में सभी लोग 90% लोग कुटीर उद्योग में लगे हैं, उनके जो कुटीर उद्योग के स्किल है, उनको उस स्किल के लिए तो आपने एक नहीं स्कूल खोला, तो गांव वाले क्या विकसित करेंगे? तो इस तरह से कुछ गांव में है कि बस तालाब ही तालाब है, वहाँ मछली का ही पालन मुख्य होता है, थोड़ी सी आबादी है और बाकी चारों तरफ तालाब है। तो वहाँ आपने सारा का सारा उसमें ये थोप दिया, तो उस गांव के लोग का मुख्य व्यवसाय मछली पालन है। मछली संबंधी वहाँ जितनी भी चीज़ें, स्किल, उसका ज्ञान, उसके एक्सपोर्ट, उसके सेल, उसके मार्केटिंग, ये सब व्यवस्था वहाँ गांव में वो गांव वाले अपना करते हैं। लेकिन नहीं, आपका तो यहीं से शासनादेश आएगा और बस वही जो एक मछली के लिए जो एक शासनादेश जारी होगा पूरे हर गांव में, चाहे वो किसी गांव में पोखरी भी नहीं हो, वहाँ भी आपका मछली उद्योग का शासनादेश पहुँच जाएगा और छोटे मोटे पोखरे के नाम पर लोग मछली उद्योग का पैसा लेकर खा जाएंगे। इन व्यवस्थाओं के जो है ना, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसको आप गांव सरकार को बनाइए, उनको अधिकार दीजिए और देखिए कि कैसे गांव वाले अपने आप में विकसित अपने को करते हैं। और फिर वो सारी समस्या जो यहाँ से बैठ के जो रुपए की बर्बादी होती है, जो अधिकारी कर्मचारी यहाँ और नेता जो लोग यहाँ से बैठ के हुक्म चलाते हैं और गांव के नाम पर जो ऐश करते हैं, गांव देखने के चले जाएंगे अधिकारी जी, लाख हज़ारों रुपया का उनका टीए होगा और गए और गाँव में घुमा घामा, जांच किया और दो चार को डांटा और कहा भ्रष्टाचार है, कह देंगे तुमको खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। मैं तो कई ऐसे मामले आते हैं कि कलेक्टर साहब और किसी गांव पहुंचे, SDM साहब पहुंचे, प्रधान को बुलाए और प्रधान से कहे कि तुमने ये नहीं खुदवाया, तुमने वो नहीं किया और तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, जेल भिजवा देंगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी ज़िंदगी खराब कर। ये है आज के दिन में ये जो अधिकारियों का सिस्टम, जो ग्राम पंचायत है, वो बेचारा ग्राम प्रधान हाथ जोड़े खड़ा रहता है, अधिकारी को देख के इसे डर जाता है कि अधिकारी आया और कहीं हमको कहीं किसी मुकदमे में ना फंसा दे, और फंसा भी देता रहता है। क्योंकि अधिकारी को जब ऊपर से पड़ती है तो अधिकारी अपने को बचाता है और अपने से वो एक दूसरे को बचाते हुए सब अंत में ले जाकर प्रधान के ऊपर थोप देते हैं और प्रधान को अंत में डर जाता है और गिड़गिड़ा के, जैसा वो कहते हैं, जहाँ जहाँ कागज पत्तर पर दस्तखत कर देता है। और ये इसी तरह से ग्राम पंचायतें चल रही। तो एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि ये जो ग्राम पंचायत से जितना जल्दी जो ये व्यवस्था है, वर्तमान व्यवस्था से, इससे मुक्ति पाने की कोशिश करिए। और हम लोग इसको अभियान चला रहे हैं। उस अभियान में जो ग्राम पंचायत अभियान है उसको हम लोगों ने तो शुरू कर दिया। आप तो जो अब आपसे बात मैंने जो मैं बता रहा हूँ, इन बातों को अब मैंने तय कर लिया है कि अब इसको गांव-गांव जाके लोगों को अवगत कराएंगे और गांव से अभियान शुरू करेंगे। और वो अभियान हम लोगों ने शुरू कर दिया है। अब उसकी मैंने पिछले बारे में भी आपको कुछ बारे में बताया, फिर एक बार बता रहा हूँ कि एक जून से मैं बलिया के जयप्रकाश नारायण का जो गांव है माता देवी, वहाँ से हम 1 जून को अन्न गांव सरकार बनाने के लिए अन्न जल संकल्प अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। अन्न जल संकल्प का अभियान मैंने बताया कि आपसे कि हम लोग गांव के बारे में लोगों से बताएंगे कि क्या गांव सरकार क्या है और गांव सरकार क्यों जरूरी है। और ये बताएंगे कि आप लोग सब गाँव वालों से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप अन्न जल अपने हाथ में लेके यह संकल्प करिए कि मैं संकल्प लेता हूँ कि अगर गांव सरकार को मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं ने लागू नहीं किया तो 2024 में मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। तो ये संकल्प जब लेंगे लोग तो एक लगेगा कि ये गांव सरकार का अभियान जो है आगे बढ़ेगा और देश के लोगों को समझ में आएगा कि जनता चाह रही है गांव सरकार कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, ये गांव के लोग समझ रहे हैं। और गांव सभा को लागू करने के लिए फिर ये सरकारें, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार और खास करके विशेष करके प्रधानमंत्री इस पर पहल करेंगे। अगर ये अभियान हम नहीं करेंगे तो ये लोग कभी नहीं पहल करेंगे। और उसको मैं बता चुका हूँ कि अगर ये गांव सरकार लागू कर देंगे तो नेताओं की और अफसरों की फिर करेंगे क्या। तो चूँकि नेताओं अफसरों को चरने और खरने का जगह वही गांव सरकार है, गांव है, इसीलिए गांव सरकार के लागू करने में वो उनकी कोई रुचि नहीं रहती। तो इस नेता और अफसर चरने खाने न पावें, इसलिए गांव वालों को खुद ही खड़ा होना पड़ेगा और गांव सरकार लागू करने के लिए अभियान शुरू करेगा। और ये अभियान में पूरा मैंने जो योजना हम लोगों ने बनाई है उसमें 1 जून से शुरू होगा बलिया से
और जो बलिया से लखनऊ और इसमें जितने जनपद आएंगे करीब 30 दिन तक उन क्षेत्रों में हम लोग रह के गाँव अभियान को गाँव के जो अन्न जल अभियान को गाँव गाँव तक पहुँचाएंगे और जनता को जागृत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।